नमस्ते मेरे उत्तर प्रदेश के प्यारे प्यारे भाइयों। सब तगड़ा लोग जो है सुपर कॉप बनने के लिए तैयार है यूपी में। और उत्तर प्रदेश एसआई का पेपर है 14 और 15 मार्च को। 4 शिफ्ट में ही आपका पेपर हो जाना है। क्योंकि कम शिफ्ट है इसका मतलब सवालों का रिपीटेशन नहीं होगा। हर शिफ्ट में यूनिक और फ्रेश सवाल आएंगे। स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो अपने एग्जाम के अलावा बाकी कुछ सवाल लगाना ही नहीं चाहता। और स्टेट एग्जाम होते हैं 5 साल में एक बार। जैसे यूपीएसआई का 2017 का पेपर हुआ, फिर 2021 में हुआ, अब हो रहा है 2026 में। 5-5 साल में हो रहा है। इन 5 सालों में पूरा माहौल बदल जाता है, देश की पॉलिटिक्स बदल जाती है, एग्जाम के क्वेश्चंस पैटर्न बहुत सारी चीजें नई आ जाती हैं। तो आपको अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। केवल प्रीवियस ईयर के सहारे आप टिक के नहीं बैठ सकते। इसलिए मैं आपको कुछ एग्जाम पेपर करवा रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के सवाल भी और नए क्वेश्चंस भी डाल रहा हूं। तो आज के इस एग्जाम पेपर में हम भौकाली दरोगा स्टाइल वाले रिश्वतखोर सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है जी। इसी चैनल पे हम जो है सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। एग्जाम पेपर 1 मैंने करा दिया और आज करेंगे हम एग्जाम पेपर 2। मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन लेके एक सवाल सॉल्व करें। आपके पेपर में गणित के 22-23 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है बच्चों? और मैंने इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन लिए, 25 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों? करें। आइए, पहला सवाल स्टूडेंट आपके सामने खुलता है। यह बताइए जी इसका क्या आंसर है। गिरीश ने एक परीक्षा में 695 अंक प्राप्त किए जो अधिकतम अंकों के 89% से 17 अंक कम थे। उसी परीक्षा में उसके दोस्त ने 688 अंक प्राप्त किए। ठीक है, तो उसके मित्र के जो अंक हैं, उसके मित्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का परसेंटेज ज्ञात कीजिए कि उसके दोस्त के कितने नंबर आए हैं। ये आपसे पूछा है, समझ गए ना? तो भैया गिरीश के एक एग्जाम में कितने नंबर आए? 695। मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम अंक क्या होते हैं? 100%। तो अधिकतम अंकों के 89% से 17 नंबर कम आए इसके। यही बोला ना सवाल में। गिरीश के एग्जाम में कितने नंबर आए? 695, जो कि मैक्सिमम मार्क्स के 89% से कितना कम है? 17 कम है। बराबर क्या? 695। तो अगर -17 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? -17 उधर जाके जुड़ जाएगा। 695 + 17 हो गया 712। तो 89% 712 आ गया। यानी कि 1% कितना आ जाएगा फिर यहां से? बताओ। 8 बार चला जाएगा है भाई। 90 × 720, 60 कम है 712, यानी कि 1% आ गया। 8 नंबर, 8 मार्क्स 1% के बराबर है। अब उसके फ्रेंड क्या है? 688 नंबर। तो कितने परसेंट आए? उल्टा सोचो भाई। 8 मार्क्स में यानी कि कितना? 1%। तो अगर इस लौंडे के 688 नंबर आए तो कितने परसेंट आए बच्चे? 8 से डिवाइड कर दो। 688 को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 अट्टे 64 और 8 48, 86% हो गया ना। 8 नंबर 1% बनाता है, तो 688 नंबर कितने परसेंट बनाएंगे? 8 से डिवाइड कर दो, खत्म। यही सवाल का आंसर था, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। आइए, उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया क्या होगा जिसकी त्रिज्या 11 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई स्लांट हाइट 24 सेंटीमीटर है। पाई बराबर 22/7। ठीक है जी। पाई बराबर क्या लेना है? 22/7। अब 22/7 यानी कि 11 का मल्टीपल। अगर आंसर एग्जैक्ट दिख रहा है, आंसर क्या आएगा? 11 का मल्टीपल। 11 से कटने वाला कौन सा नंबर है? केवल सी, खत्म। है ना? लेकिन आपको प्यारे बच्चों फॉर्मूला भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट। अगर किसी शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। यहां पे शंकु की रेडियस तो 11 दे रखी है और स्लांट हाइट कितनी दे रखी है? तो आप केवल यहां पे वैल्यू रख लो। पाई की जगह 22/7, रेडियस कितनी आ जाएगी? 11, और स्लांट हाइट प्लस रेडियस यानी कि एल प्लस आर 24, 24 + 11 35। ये आगे बच्चे 7 से आपका 35 कितनी बार चला गया? 5 बार, है ना? तो 22 पंजे 110 गुणा 11 कितना आ गया? 1200। तो 1210 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेकिन प्यारे भाई आप ऑप्शन से ही सवाल बना लेते। आगे चलते हैं, आसान है। तीसरा क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। 112 वस्तु खरीदने पर 40 वस्तु फ्री देता है। ठीक है बच्चों?
पूरे लेन देन में इस व्यापारी को 26% का लाभ होता है। मान लीजिए कि एक कस्टमर 112 वस्तुओं के लिए 12 वस्तुओं के लिए पेमेंट करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले अंकित मूल्य मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है, यानी कि सवाल में क्या पूछा है, मार्कअप परसेंटेज। पहले व्यापारी मार्क प्राइस फिक्स करता है, फिर मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को बेचता है, और बेचने से क्या होता है, उसे प्रॉफिट। तो कॉन्सेप्ट है ऐसे सवाल का कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव बराबर प्रॉफिट परसेंटेज। रेशियो मेथड लगाएंगे हम। मान लो जैसे एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है सीपी, और व्यापारी ने उसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस लगाया एमपी। ये क्या हो गया, मार्कअप। मार्क प्राइस फिक्स करने के बाद व्यापारी 10% डिस्काउंट देता अंकित मूल्य पर। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। भाई 10 पे 1 का डिस्काउंट देगा तो सामान कितने में बेचेगा, 9 में। फिर व्यापारी हर 112 वस्तु खरीदने पर 40 वस्तु फ्री दे रहा है, यही है ना। यानी कि व्यापारी कहता भाई साहब दुकान में 112 सामान खरीदोगे ना, 112 टॉफी 40 फ्री मिलेंगी। यानी कि व्यापारी टोटल कितनी वस्तु देगा, 112 प्लस 40 152 टोटल वस्तु देगा। लेकिन 152 में से 40 क्या देगा, टोटल तो 152 वस्तु देगा, पैसा 112 का ही लेगा कस्टमर से, 40 क्या देगा, फ्री। तो ये भी तो एक तरह का डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है, 40/152। किससे चला जाएगा जी, ये 8 से चला जाएगा 5 बार, और 8 से चला जाएगा जी ये 19 बार, 19 8 152। तो ये 5/19 डिस्काउंट है, यानी कि अल्टीमेटली 19 के सामान पे 5 का डिस्काउंट मिला, तो 19 का सामान बिका कितने में, 14 में। और इनका जो सक्सिव है, सक्सिव मतलब सीधी सीधी गुणा, व्यापारी को पूरे लेन देन पे कितना लाभ होता है, 26%। 26%, 26% लाभ का मतलब है कि 100 का सामान कितने में बिका, 126 में बिका। क्लियर है। और आप क्या कर दिए, इसको इक्वल। और जैसे आप इसको इक्वल करेंगे क्या होगा, 14 में 126 से 126 कट गया, जीरो से आपका जीरो भी कट गया है ना। तो मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ गया, 19/10। बस सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य 10 है तो मार्क प्राइस कितना है, 19। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस 10 से 19 कितना ज्यादा है, 9। 9/10 यानी कि 90%। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 90% अधिक है। बढ़िया सवाल है। इसका आसान वर्जन यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया था। यूपीएसआई में आ सकता है सवाल, बिल्कुल कंफर्म। बेहतरीन तरीका है करने का, एक लाइन का। ये बताइए चौथा, एक वृत्ताकार बेलन के आधार की परिधि क्या है, 62.8 सेंटीमीटर। बेलन का बेस क्या होता है बच्चों, सर्कल। सर्कल की परिधि दे रखी है, बेलन का आयतन है 8792 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया क्या है। पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 3 बताइए। एक बहुत बेहतरीन आपको टेक्निक बता रहा हूं, बच्चे 99% बच्चे साल को देख के बेलन की हाइट वगैरह निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा के बेलन की क्या निकालेंगे, रेडियस और कर्व सरफेस एरिया। तब बहुत लंबा काम है, सीधा सोचो। किसी भी बेलन के वॉल्यूम और उसके कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में डायरेक्ट रिलेशन होता है। वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। ये याद कर लो, रट लो इसे। किसी भी बेलन का आयतन होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू आर। समझ में ना। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πrh गुणा आर। 2 कट जाएगा, πr² h तो बन गया है ना। तो बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आपको वॉल्यूम दिया है, कर्व सरफेस एरिया पूछा, रेडियस पता लग जाए तो सवाल सॉल्व नहीं हो जाएगा। यहां पे बेलन का बेस सर्कल है, सर्कल की परिधि दी है 62.8 सेंटीमीटर। अरे भैया सर्कल की परिधि होती क्या है, 2πr है कि नहीं सचिन। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14। रेडियस आपको निकालने है, बेलन के बेस की परिधि दे रखी है 62.8 सेंटीमीटर। तो 3.14 का दूना 6.28। 6.28 से 62.8 कितनी बार कट गया, यानी कि बेलन की रेडियस ही कितनी आ गई, बड़ी आसान से आ गई, 10। अब आप क्या कर दो, सिंपल सा यहां पे वैल्यू रख दो। बेलन का वॉल्यूम कितना, 8792 बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया बच्चों आपको निकालना है। रेडियस कितनी है, रेडियस आपकी 10 है। बस आप भैया यहां से 10 अगर हटाओगे तो यहां दशमलव लग जाएगा, और यहां 2 से क्या हो जाएगी गुणा।
तो 879.2 का दुगुना। ठीक है बच्चे, ये वाला आंसर आ जाएगा। एंड में क्या आएगा? 4। 2 दूनी 4 और ये 800 का दुगुना 1600 और 158, यानी कि 1758.4। ये आ गया ना, 1758.4 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ये है बेस्ट मेथड इस सवाल को करने का। आई ना बात समझ में? मुझे लगता है दिमाग में एकदम फिट हो गया होगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5। एक आदमी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी रास्ते से 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोलकाता वापस आता है। ठीक है भैया, पूरी जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड ज्ञात कीजिए। क्या बतानी है? आदमी की एवरेज स्पीड। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड। मैं आपको कौन से बता देता हूं। मान लीजिए अगर कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ए से बी तक जाता है S1 की चाल से, फिर उतनी दूरी वापस लौट के आता है बी से ए S2 की चाल से, तो उस आदमी की पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड औसत चाल होगी, उसका कॉन्सेप्ट है 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। है कि नहीं सचिन? बस केवल आप यहां पे वैल्यू रख लो। गया कितने की चाल से? 78 की चाल से। आया कितने की चाल से? 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 2S1 S2 नीचे क्या आएगा? 78 प्लस 91 कितना आ गया? 169। तो 13 छिंग 78, 13 से 169 13 बार, 13 से 91 7 बार, तो 2 छिंगा 12, 12 सत्ते 84 आ गया। 84 किलोमीटर पर आवर क्या आ गया? पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड। ठीक है बच्चों, याद रहेगा। आसान सवाल है, बढ़िया। नेक्स्ट। अच्छा ये तो हो गया ना, ये करिए। छठा, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की किस दर से 50,500 रुपए की राशि पर 20 साल में 16 कितना ये 1,61,600 रुपए का ब्याज अर्जित होगा? आया हुआ सवाल है, आपको क्या निकालनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में बोला है कि 50,500 रुपए अगर आप जमा करो बैंक में, तो बताओ कितने साल में आपको, सॉरी 20 साल में आपको ये 161,600 ब्याज किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा? आई ना बात समझ में? ब्याज की दर निकालने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का बच्चों क्या आपको कॉन्सेप्ट पता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका है 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल गुणा 100%। मैं केवल आपको यहां पे पेपर नहीं सॉल्व करा रहा, मैं कोशिश करता हूं कि उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको पता लगे। एक सवाल पूरा एक कॉन्सेप्ट है। यहां पे बच्चों ये अमाउंट नहीं दिया, ब्याज दिया है। भाई 20 साल में आपको कितना ब्याज चाहिए? 161600। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 20 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 0 से 0 कट गया, कितना? 808 हो गया ना, 8080। ये क्या आ गया? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है कितने रुपए की प्रिंसिपल पर? 50,500 की राशि पर, है कि नहीं? परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। ये आ गया बच्चों, खत्म। साफ साफ दिख रहा है। 101 से 5 बार और 101 से कितनी बार चला जाएगा? 80। तो ये कितना आ गया? 80/5 16%। तो ब्याज की दर आ गई 16% पर एनम। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 करेंगे। 1680 में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1680 के कितने फैक्टर्स हैं? ये पूछा सवाल में। कोई भी संख्या आपको दे सकता है और उसके क्या पूछे जाएंगे? आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट जाने कि जो भी नंबर आपको दिया जाए आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, यानी कि उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। 1680 क्या होता है बेटा? 168 है ना, 24 सत्ते 168 क्या होता है? 24 सत्ते 100 और गुणा 10। 24 क्या होता है? 8 तिया 24। 24 का मतलब 8 तिया 24, 2 का क्यूब 8, 8 तिया 24 गुणा 7। और 10 का मतलब क्या होता है? 2 पंजे 10। आगे तोड़ सकते हो क्या इसे? नहीं ना भाई, 2 तो 2 ही हो गया, 1 दूनी 2 ही होगा अब तो। यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 2, 2 की पावर क्या हो गया? तो 2 की पावर 4 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जितने भी बेस हैं 2 3 7 5 ये क्या है? प्राइम है। क्लियर ना बच्चों? यहां पे 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है। तो 1680 के
कुल गुणनखंडों की संख्या जो होगी, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि पावर में एक ऐड करके गुणा कर दीजिए। पावर में एक ऐड करो, 2 की पावर 4 है, 4 में एक ऐड करेंगे क्या आएगा 5। हालांकि 5 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो ये आंसर आ गया, है कि नहीं बच्चों। यहां पावर में एक ऐड करेंगे, 3 की पावर 1 है ना 2, यहां भी पावर में एक ऐड करेंगे 2, यहां भी पावर में एक ऐड करेंगे 1 + 1 2, तो 5 अट्ठे, तो 1680 के कितने गुणनखंड है 40। आगे चलेंगे, ये बताओ 8वां सवाल। शराब से भरे एक पीपे में 6 लीटर शराब निकाली जाती है और फिर उसमें पानी भर दिया जाता है, ठीक है जी। इस प्रोसेस को एक बार फिर रिपीट किया जाता है, यानी कि प्रोसेस कितनी बार हो गया टोटल 2 बार। अब बर्तन में बची हुई शराब की मात्रा और पानी की मात्रा का रेशियो कितना है 16:9। तो आपसे पूछा है हाउ मच वाइन डज द कास्क होल्ड ओरिजिनली। ओरिजिनली बर्तन में कितनी वाइन थी। हमारे पास एक प्योर वाइन से भरा हुआ बर्तन है, प्योर वाइन में से 6 लीटर वाइन शराब निकाली और उसकी जगह क्या भर दिया पानी। अब वाइन और वाटर का क्या है मिक्सचर, उस मिक्सचर में से हमने दोबारा 6 लीटर निकाला और उसकी जगह क्या भर दिया पानी। यानी कि आप हर बार पानी से रिप्लेस कर रहे हो, तो पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी लेकिन शराब क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। 2 प्रोसेस के बाद बर्तन में बची हुई वाइन, ये तो बोला ना 2 रिप्लेसमेंट के बाद बर्तन में बची हुई वाइन और वाटर की मात्रा का रेशियो कितना है 16:9। तो आप ये देखो कि आफ्टर टू प्रोसेस बर्तन में वाइन कितनी बची है 16, जबकि बर्तन में टोटल मिक्सचर कितना है, टोटल मिक्सचर कितना है प्यारे बच्चों बताओ। वाइन 16 है, वाटर 9 है, 16 9 25, यानी कि 2 प्रोसेस के बाद ये बर्तन में बची हुई वाइन का कंसंट्रेशन है। क्या है ये कंसंट्रेशन है ना। 2 प्रोसेस के बाद बर्तन में बची वाइन का कंसंट्रेशन है, 2 बार का क्या है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो एक प्रोसेस के बाद वाइन का कंसंट्रेशन क्या होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लेंगे इसका अंडर रूट। मैं बिना फॉर्मूले के सिखाता हूं, मुझे याद ही नहीं फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, अंडर रूट हो जाएगा आसानी से। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि जब आप एक बार वाइन निकाल के पानी से रिप्लेस करते हो तो वाइन की मात्रा 4/5 गुना रह जाती है। 4/5 गुना 4/5 गुना 2 बार में कितनी रहेगी 16/25। ये एक बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वाइन की मात्रा 5 से 4 रह जाती, तो आप रिप्लेस कितना कर रहे हो 1/5, यानी कि आप मिश्रण का 1/5 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो। अगर टोटल मिश्रण 5 यूनिट है तो आप 1 यूनिट निकाल के पानी से बदल लो। 1 की वैल्यू कितनी है 6 लीटर, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई 30 लीटर। तो ओरिजिनली कितनी शराब थी बर्तन में 30 लीटर, ठीक है बच्चों। यह तरीका है बिना फॉर्मूले के करने का। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए सरफेस एरिया जिसकी रेडियस 23 सेंटीमीटर है और पाई बराबर 3.14, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पता है आपको। देखो मेंसुरेशन के आपके पेपर में 2 सवाल आएंगे बेटे, समझ में आया ना। और अगर आपको मेंसुरेशन कतई नहीं आती तो फॉर्मूला आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। यूट्यूब पे सर्च करो मेंसुरेशन गगन सर, 1 शॉर्ट वीडियो आएगी, सारे फॉर्मूला कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे उसमें, ठीक है बच्चे। किसी भी गोले के सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, क्या होता है फॉर्मूला 4πr²। ये पता होना चाहिए आपको। वॉल्यूम 4/3 πr³, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है गोले के। अब आपको केवल यहां पे वैल्यू रखनी है 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, रेडियस कितनी है 23 सेंटीमीटर है, तो 23 का वर्ग 529, ये आ गए बच्चे, ठीक है। इतनी लंबी कैलकुलेशन तो मैं करूंगा नहीं, ऑप्शन देखूंगा एग्जैक्ट आंसर आएगा ना, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे और ऑप्शन में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें इकाई का अंक 4 चौक 16 6, 6 निम्मा 54 4, तो आंसर के इकाई का अंक 4 आएगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं, या तो आंसर बी ऑप्शन है या 2 ऑप्शन में फंस गए। अब इनका डिजिटल सम भी सेम आएगा, डिजिटल सम भी निकालें तो सेम आएगा, डिजिट तो आगे पीछे कर दिए, फिर कैसे करेंगे भाई। देखो एक तरीका ये है 23 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो, 23 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। और भी आसान बताऊं, ये किससे गुणा हो रही है, ये किससे गुणा हो रही है,
3.14, 3.14 का मतलब 157 का दुगुना, 157, 1.57 का दुगुना, यानी कि यहां 4 है और यहां क्या है 2, यानी कि 4 दूनी 8। तो जो भी नंबर आएगा वो 8 से कटने वाला होगा कि नहीं होगा। और 8 का नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट किससे कटने चाहिए। क्या यहां के लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटते हैं। 8 पंजे 40 बच गया 44, नहीं, यहां से कट रहे हैं 8 पंजे 40 बच गया 2, 8 3 24, यानी कि यह आंसर है कि नहीं। तो बड़े बड़े डिविजिबिलिटी रूल ना लगा के पहले छोटी संख्याओं के लगाने चाहिए, समझे ना। ये भी फेल हो जाता तो मैं या तो सीधी गुणा करता या 23 का मल्टीपल चेक करता, है कि नहीं। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 10। ठीक है, मैंने पहले बोला कि केवल प्रीवियसर के सहारे नहीं रखूंगा मैं आपको। तगड़ा सवाल है बेटा, आपकी खोपड़ी खोल के रख देगा। जरा इस सवाल को मुझे करके बताओ क्या आंसर है। गजब का क्वेश्चन, सचिन करो, मजा आएगा। किसी वस्तु का एमआरपी 750 रुपए है। अंकित मूल्य पर X% की 2 लगातार डिस्काउंट देने के बाद इसे 634.8 रुपए में बेचा जाता है। मार्क प्राइस पर 2 डिस्काउंट दिए, X% और X%, 2 बराबर डिस्काउंट दिए। 2 बराबर डिस्काउंट के बाद इसे 634.8 रुपए में बेचा जाता है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके मार्क प्राइस से 20% कम है। सीपी जो है एमपी से 20% कम है। अगर वस्तु को उसी मार्क प्राइस पर 2x% की एक सिंगल छूट के बाद बेचा जाए, अगर एमआरपी पर 2x% का ही एक सिंगल छूट दे, तो लाभ कितना होगा वस्तु पे। समझ में आया ना। लाभ किस पे होता है, सीपी पर। सीपी आपको दिया हुआ कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 20% कम है। मार्क प्राइस कितना है, 750। 750 का 20% कितना होता है, 150। 75 दूनी 150, 750 को 150 कम करेंगे यानी कि 600 रुपए के आ गया वस्तु का सीपी। क्लियर है। आपको अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भाई क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का मान। जब तक एक्स नहीं पता चलेगा डिस्काउंट ही नहीं आएगा आपका, है ना। पहली लाइन का केवल ये पर्पज है कि आप एक्स की वैल्यू निकाल पाओ, यही है ना। आप बताओ, आप डिस्काउंट किस पे देते हो, मार्क प्राइस पे, है ना। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है, 750 रुपए, है कि नहीं सचिन। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद आता क्या है, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मार्क प्राइस में से डिस्काउंट घटाओगे, सेलिंग प्राइस। तो आपने अंकित मूल्य 750 पर X% की, फिर X% की 2 छूट दी। 2 डिस्काउंट देने के बाद उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 634.8। ये X% की 2 लगातार छूट देने के बाद है। ये 2 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यानी कि 2 बार डिस्काउंट देने पर 750 रुपए का मार्क प्राइस का क्या हो जाती है वैल्यू, 634.8। अगर एक ही बार डिस्काउंट दिया जाए, X% की सिंगल छूट दी जाए, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट, अंडर रूट। दशमलव हटाएंगे तो ये 0। अब बताइए प्यारे दोस्तों, किससे कटेगा। ऐसा काटना है कि अंडर रूट आसानी से निकल जाए। बताओ, 3 से, क्योंकि 3 से अगर 7500 काटूंगा क्या हो जाएगा, 2500, और 3 से काटूंगा तो ये 2116, है कि नहीं। देखो हो गया भैया, 2500 का अंडर रूट क्या होता है, 50, और 2116 का अंडर रूट क्या है, 46, 46। कोई दिक्कत, यानी कि एक बार डिस्काउंट देने पर 50 के एमआरपी का सामान कितना हो जाता है, 46। यानी कि जब आप एक बार डिस्काउंट देते हो तो 50 पे कितना हो जाता है, 4 का डिस्काउंट है ना। 50 के सामान की कीमत 50 के एमआरपी की 46 हो गई, यानी कि डिस्काउंट कितने का है, 4 का। 1/50 2%, 4/50 8%, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी है, 8। आप वस्तु पर 8% की 2 लगातार छूट दे रहे हो। एक्स का मान 8 आया है तो 2x कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 16%। अब आपका सवाल यहां से एक और शुरू होता है, भाई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 600, मार्क प्राइस कितना है, 750। सवाल यह है कि मार्क प्राइस पर 2x% की सिंगल छूट के बाद बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। 2x का मतलब 16%। 750 रुपए मार्क प्राइस है, 750 रुपए पे 16% की छूट दोगे तो कितने में बेचोगे, 100% में से 16% घटाओ, 750 के 84% में बेचोगे, यानी कि 600 रुपए के लागत मूल्य का सामान बिकेगा 750 के 84% में। लाभ कितना होगा,
रेशियो, रेशियो तो ले लेते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 15 चौका 60 और 15 पंजे हैं, हाँ वही तो, जीरो हट गए, फिर 15 चौका 60, 15 पंजे 75, दशमलव हटाओगे तो यहां पे 2 जीरो। ठीक है जी, बस 4 से काट लेते 400 100 बार, और 4 से काट लेते हैं 84 21 बार, तो 21 पंजे 105। अल्टीमेटली 100 का सामान 105 में बिका, तो कितना प्रॉफिट हुआ? 5%। ये आंसर ऑप्शन नंबर। बताओ कैसा सवाल है, गजब है ना। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई के पेपर में इस लेवल के सवाल आ नहीं रखे, आए हैं, और आपके पेपर में गणित का लेवल बहुत टफ भी आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उसमें। ठीक है ना, क्योंकि ये यूपीएसआई का पेपर है। 11वां सवाल करेंगे। 985 की पावर 133 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यही है ना। तो 985 की पावर 133 को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको बताना है। बताइए, आपके पेपर में रिमाइंडर के सवाल एक ही कॉन्सेप्ट पे आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट पे, यही है ना। बताओ, आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इस 985 को 129 से भाग करो, है कि नहीं। इस 985 को 29 से भाग करो सचिन, क्या आएगा? ये चला जाएगा भाई 29 तिया 87, बच जाएगा 11, 115, 115 बच गया, तो 29 चौका 116। बताओ, 985 को अगर 29 से भाग करेंगे, 29 तिया 87 बच गया 11, 115। अब 29 चौका 116 होता है, 116 होता पूरा कट जाता, पर ये क्या है 115, एक कम है, यानी कि 985 को 29 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? माइनस का एक आएगा। -1 की पावर 133 ऑड नंबर करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? -1। अगर रिमाइंडर -1 आ रहा है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करो? किस संख्या से डिवाइड करो? 29 से। -1 में 29 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा रिमाइंडर? 28। आंसर है डी ऑप्शन। अगला सवाल। एक कार पॉइंट एक्स को शाम 3 बजे छोड़ती है और वाई पे शाम 5 बजे पहुंचती है, ठीक है। दूसरी कार वाई को दोपहर 3:30 बजे छोड़ती है और एक्स पर शाम 6 बजे पहुंचती है। एक दूसरे को किस समय पार करेंगी? सरल सवाल है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ये आता ना हो। तो मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि ये है पॉइंट एक्स और ये है पॉइंट वाई, यही बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो एक कार शाम 3 बजे पॉइंट एक्स से निकलती है और कितने बजे वाई पर पहुंचती है? शाम को 5 बजे। तो मैं कह सकता हूं इस कार एक्स को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग गया? 2 घंटे लग गया, कार को 2 घंटे लग गए। अच्छा, दूसरी कार है वो पॉइंट वाई से निकलते कितने बजे? 3:30 बजे निकलती है शाम को ही ना, दोपहर में 3:30 बजे निकलती है और पॉइंट एक्स पर पहुंचते शाम 6 बजे। तो हम ये कह सकते हैं कि दूसरी कार को वाई से एक्स तक आने में 3:30 से 6 बजे तक कितना लग गया? 2.5 घंटे। दूसरी कार को लग गए बेटे 2.5 घंटे। तो दोनों कारों ने सेम डिस्टेंस कवर करी है, एक एक्स से वाई आ रही है, दूसरी वाई से एक्स, तो बीच में कहीं ना कहीं दोनों कार मिलेंगी ना। यही आपसे पूछा है कि दोनों कार बीच में बताओ भाई साहब कितने बजे मिलेंगी, बता दीजिए। ठीक है। अच्छा भाई, आपको तो ये डिस्टेंस भी नहीं पता एक्स से वाई तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप डिस्टेंस मान लीजिए जिससे आपकी स्पीड आसानी से निकले। ये 2 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रही है, 2.5 घंटे में। एक ऐसी संख्या जो 2 से भी कटे और 2.5 से भी कटे, तो क्या आ जाएगा एलसीएम? 5 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं यार? 10 मान लो। 2.5 का मतलब क्या हो गया? 5/2। 2 और 5/2 का एलसीएम क्या मान लीजिए? 10, है ना। तो मान लीजिए कि एक्स से वाई तक की जो डिस्टेंस है कितनी है? 10 किलोमीटर। अगर एक्स से वाई तक की डिस्टेंस मैंने 10 किलोमीटर मान ली, कि माना 10 किलोमीटर है, तो पहली कार एक्स से वाई तक जाते 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 5। 10/2 5। दूसरी कार जो है वो 10 किलोमीटर जाते 2.5 घंटे में, इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 4। 10/2 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि पहली वाली कार ने चलना शुरू किया 3 बजे, दूसरी वाली ने 3:30 बजे। तो पहली वाली कार 3 बजे से 3:30 बजे तक आधे घंटे अकेले चली है। तो ये जो फर्स्ट कार है 3 बजे से 3:30 बजे तक आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी बताइए? अगर पहली कार की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, आधे घंटे में कितनी जाएगी? 2.5।
तो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस चली जाएगी। मैं बात कर रहा हूं 3:30 की, 3:30 बजे तक। फर्स्ट कार 3 बजे से 3:30 बजे तक आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस जाएगी? 2.5 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 5 जाती है। तो अब जो है ये डिस्टेंस कितनी बची यहां से यहां तक की? ये डिस्टेंस 7.5 बची है, और दोनों 3:30 बज चुके हैं। जैसे 3:30 बज चुके हैं, ये कार तो चली रही है, उधर से दूसरी कार भी चलना शुरू हो गई कि नहीं हो गई? ये वाली कार चल रही है 5 की स्पीड से, और दूसरी वाली कार चलना शुरू कर देगी उधर 4 की स्पीड से। तो दोनों कार कितने टाइम बाद मिलेंगी? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 7.5 बटे रिलेटिव स्पीड क्या है? S1 प्लस, यानी कि 5 + 4, तो 7.5 बटे 9 कितना आ गया मेरे भाई? यह आ जाएगा 5 बटे 6, 1.5 से काट लेंगे ना, 5 बटे 6 घंटे। 5 बटे 6 घंटे मतलब मिनट में 60 से गुणा करेंगे 50 मिनट। तो दोनों कार एक दूसरे से 50 मिनट के बाद मिलेंगी, कह सकते हैं। यानी कि 3:30 बजे के बाद 50 मिनट लगेगा, तो कितना बच जाएगा फिर? 4 पूरे हो जाएंगे, 4:20। तो दोनों कार एक दूसरे से 4:20 पे मिलेंगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बढ़िया। और पेपर में पूछा हुआ सवाल है 13वां क्वेश्चन, 15,245 फैक्टोरियल के एंड में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस नंबर के अगर एक्सपेंशन कर दें तो इसके एंड में कितने जीरो आएंगे? ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी ट्रिक होती है, आप इसमें नंबर ऑफ 5 काउंट करो, किसके अंदर कितने 5 आ रहे हैं। क्या तरीका? 15,245 फैक्टोरियल ने इसको 5 से डिवाइड करो, 5 से भाग करके क्या आएगा? 5 × 15, 0, 5 × 4 20, 5 × 9 45। फिर 3,049 को वापस 5 से भाग करो, 5 × 6 30, 0, 5 × 9 45, 4 बच गया ना। शेषफल छोड़ो, जितना डिवाइड हो रहा है वो निकालो। 609 को 5 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 121। 121 को 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 24 बार। 24 × 5 = 120। 24 को 5 से भाग करेंगे तो 5 चौक 20, पर 4 तो 5 से होगा नहीं, ये आया। तो कॉन्जिक्यूटिवली आपको लगातार किससे भाग करते जाना है? 5 से। 5 से लगातार भाग करते जाइए और आप इनको जोड़ लो। बताओ जोड़ के क्या आएगा? 3,000 और 600 3600, 3600 और 100, यानी कि 3700 से तो बड़ा ही आएगा आंसर। तो ये तो आंसर तो हो ही नहीं सकते। आंसर क्या है ना? क्योंकि 3 3600 और 100 3700, और फिर 49 9 21 24 4 ये भी जोड़ूंगा तो 3700 7 से तो बड़ा हो जाएगा 3800। खत्म। आई दो संख्याओं का HCF 31 है, उनके लघुत्तम समापवर्त है। एलसीएम के अन्य दो भाजक 14 15, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का HCF 31 है, अदर टू डिवीजर ऑफ देयर एलसीएम आर 14 15, फाइंड द लार्जर नंबर अमंग देम। देखो ये बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, बहुत बच्चों की इसकी भाषा ही नहीं समझ में आएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं प्यारे भाई कि दो संख्याओं का HCF H है, कौन से बता देते पूरा? दो संख्याओं का HCF H है, तो बताओ संख्याएं क्या होंगी? अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं जो होंगी वो HCF से कटने वाली होंगी, HX और HY। जहां X और Y क्या होंगे आपस में? X और Y आपस में को प्राइम होंगे। अच्छा, इन दोनों संख्याओं HX और HY का एलसीएम क्या आएगा? भाई एलसीएम HCF तो आएगा ही आएगा। X और Y आपस में को प्राइम है तो इनका एलसीएम XY ये आएगा। ये पूरा है, यानी कि एलसीएम जो होता है वो HCF का भी मल्टीपल होता है कि नहीं बच्चों? तो एलसीएम में HCF के अलावा जो दो फैक्टर हैं वही कौन से हैं? X और Y तो हैं। ये एलसीएम के अंदर HCF के अलावा जो दो डिवीजर हैं, दो जो भाजक हैं, वो क्या हैं? X और, यानी कि यही जो है आपका X और Y की वैल्यू है कि नहीं सचिन? और ये क्या है प्यारे दोस्तों? आपका HCF। तो बड़ी संख्या, भाई एक संख्या तो आपकी आ जाएगी HX, यानी कि 31 × 14, और दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 31 × 15। ये संख्या की बड़ी संख्या जैसे पूछा तो 31 × 15 क्या आंसर आ जाएगा? 465। अगर एलसीएम पूछेगा तो क्या आ जाएगा? 31 × 14 × 15, 31 × 14 × 15 आ जाएगा एलसीएम। ये बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 15। अभिजीत अपनी सामान्य चाल के 4/7 चाल से चलने पर अपने ऑफिस 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। उसे अपने घर और ऑफिस के बीच की दूरी तय करने में
यूजुअली सामान्यतः कितना समय लगता है? देखो, अभिजीत को अपने घर से जाना है ऑफिस, ठीक है बच्चे। तो अभिजीत ने अपनी जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड का 4/7 गुना कर दी है ना। अगर अभिजीत अपनी यूजुअल स्पीड के 4/7 से चलेगा तो ऑफिस 36 मिनट की देरी से पहुंचता है। आप बताओ, डिस्टेंस तो सेम ही जाना है अभिजीत को घर से ऑफिस। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो क्या होगा? एक दूसरे का उल्टा। अगर अभिजीत ने स्पीड 4/7 गुना कर दी तो अभिजीत को लगने वाला टाइम उल्टा हो जाएगा ना, 7/4 गुना। यानी कि अभिजीत को अगर यूजुअली 4 यूनिट समय लगता था तो अब कितना समय लगेगा? 7 यूनिट। यानी कि कितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा? 3 यूनिट। सवाल के अनुसार अभिजीत 36 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 3 यूनिट की वैल्यू तो 36 मिनट है, 12 गुना। तो अभिजीत को घर से ऑफिस जाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू भी 12 गुना आ जाएगी, कितना? 48 मिनट। आंसर है बच्चों। तो सब क्रीम क्वालिटी के क्वेश्चन है। बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 16, करो। ए ने 26,000 रुपए का एक हिस्सा एक्स को 9% सिंपल इंटरेस्ट पर और बाकी वाई को 4% सिंपल इंटरेस्ट पर उधार दिया। 5 साल बाद उसे कुल 33,800 रुपए प्राप्त हुए। आफ्टर 5 ईयर ही गॉट एन अमाउंट ऑफ 33,800 इन टोटल। ये ब्याज नहीं है। 5 साल बाद उसको 33,800 रुपए क्या मिला है? अमाउंट, टोटल मिला है। वाई को कितना पैसा उधार दिया गया था, रुपए में बताना है। ठीक है बच्चे। तो आप इस सवाल को एलिगेशन से भी कर सकते हैं और परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी। मुझे ब्रेक मेथड ज्यादा पसंद है। ठीक है जी, ध्यान सुनेगा। जैसे एक आदमी है ए, उसने 2 लोगों को बुलाया, आओ भाई तुमको पैसा उधार देते हैं। तो ए ने 2 लोगों को बुलाया, एक्स और वाई को। कितना पैसा उधार दिया? 26,000 रुपए। यही बात है ना सचिन? तो ए ने एक्स और वाई को 26,000 रुपए कुल उधार दिए, है ना। 26,000 में से एक हिस्सा एक्स को उधार दिया, दूसरा हिस्सा वाई को उधार दिया। उसने जो एक्स को पैसा उधार दिया वो दिया 9% के सिंपल इंटरेस्ट पे और वाई को पैसा उधार दिया 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे। 5 साल बाद दोनों से पैसा वापस लेगा और दोनों से ब्याज भी वसूलेगा। 5 साल बाद उसे कुल कितना अमाउंट मिला? 33,800 रुपए। वाई को कितना पैसा उधार दिया था? अच्छा, 26,000 रुपए उसने उधार दिए थे। 5 साल बाद अमाउंट कितना मिला? 33,800। तो 5 साल में उसको ब्याज कितना मिला? 5 साल में ब्याज कितना मिला? 33,800 में से 26,000 घटाएंगे 7,800। 5 साल में 7,800 रुपए ब्याज मिला। तो हर एक साल में कितना ब्याज मिला? फिर उसे 5 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 1,560 रुपए, है कि नहीं? तो मैं कह सकता हूं हर एक साल में वो दोनों लोग एक्स और वाई से मिला के 1,560 रुपए वसूलता ब्याज के तौर पे। ठीक है ना बच्चे? पूछा वाई को कितना पैसा उधार दिया गया था। प्रॉब्लम यह कि एक्स को ब्याज की अलग दर से उधार दिएगा, वाई को अलग दर से। तो 4% को ब्रेक करके क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते? 9% माइनस 5%, ऐसे लिख सकते हो? तो मैं ये कह सकता हूं उसने एक्स को भी 9% ब्याज की दर से पैसा उधार दिया, उसने वाई को 9% ब्याज की दर से पैसा उधार दिया। तो ओवरऑल उसको एक साल में ब्याज भी 9% मिलना चाहिए कुल अमाउंट पे। उसने कुल कितना पैसा उधार दिया? 26,000। तो एक साल में उसको 26,000 का 9% ब्याज मिलना चाहिए कि नहीं? 26,000 का 9% कितना होता है? परसेंटेज से 2 जीरो चला जाएगा। 1800 और 540, 2340। एक साल में उसको ब्याज मिलना चाहिए 2340 रुपए, जबकि उसको एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है? उसको एक साल में ब्याज मिल रहा है कुल 1,560 रुपए। यानी कि उसे कितना ब्याज कम मिल रहा है? आप कहोगे सर ये आ गया जी यहां पे कितना? 780। 780 रुपए ब्याज उसे कम मिला। कितना? 780 रुपए ब्याज उसे कम मिला हर एक साल में। वाई? क्योंकि वो वाई से हर एक साल में 5% ब्याज कम वसूल रहा है, यही ना। यानी कि उसने वाई को जो पैसा उधार दिया है उसका 5% किसके बराबर है? 780 रुपए के बराबर है। तो वाई को जो पैसा उधार दिया उसका 1% कितना है? 1% है मेरे प्यारे भाई यहां पे 156। तो वाई को उधार देगा अमाउंट का 100% कितना है? 2 जीरो लगाएंगे, 15,000। तो वाई को उसने पैसा उधार दिया 15,600, यानी कि ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? गजब सवाल है ना।
मुझे लगता है सब बच्चों को मेरी ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलेंगे। 17वां सवाल, यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3.5 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 24 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रॉफिट लॉस का सवाल है, सोचो जरा आप इसका लॉजिक क्या होगा। अगर किसी बेड का सेलिंग प्राइस इनिशियल का 3.5 गुना कर दें, कितना कर दें? 3.5 गुना, तो प्रॉफिट भी इनिशियल प्रॉफिट का क्या हो जाएगा? 24 गुना हो जाएगा। शुरुआत में प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? समझ गए ना सवाल? विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 3.5 गुना है तो प्रॉफिट 24 गुना हो जाता है। कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक है। आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे, आप अपने कस्टमर से उतना पैसा ज्यादा वसूलोगे, आपका प्रॉफिट भी उतने ही रुपए बढ़ जाएगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं? आप किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस, मान लो इस पेन को मैं 5 रुपए का बेचता हूं, 5 रुपए की बजाय 8 रुपए का बेचूं, कस्टमर से 3 रुपए ज्यादा लूंगा, मेरी जेब में 3 रुपए फालतू जाएगा, मेरा प्रॉफिट भी 3 रुपए बढ़ जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज, दैट्स इट। अगर आपने सेलिंग प्राइस 3.5 गुना कर दिया तो सेलिंग प्राइस आपने बढ़ाया कितना? 2.5 गुना, है कि नहीं सचिन? 2.5 गुना बढ़ाया भाई। एसपी था, आपने सेलिंग प्राइस कर दिया 3.5 एसपी, तो बढ़ कितना गया? घटाओ ना, 2.5 एसपी बढ़ गया कि नहीं? सेलिंग प्राइस बढ़ा 2.5 एसपी, प्रॉफिट कितने गुना हो गया? 24 गुना। पहले प्रॉफिट पी रुपए का था, अब क्या हो गया? 24 पी, तो प्रॉफिट बढ़ा कितना? प्रॉफिट 23 गुना बढ़ा। प्रॉफिट जो है, इनिशियल प्रॉफिट जो भी था उसका 23 गुना बढ़ गया। तो दिस शुड बी इक्वल, इक्वल होना चाहिए कि नहीं? यानी कि वस्तु के सेलिंग प्राइस और उस पे होने वाले प्रॉफिट का रेशियो कितना आएगा? 23/2.5, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 46/5। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर बिस्तर का इनिशियल सेलिंग प्राइस 46 है तो उसको बेचने से आपको कितना प्रॉफिट होता है? 5। बिस्तर को बेचने से आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है, कितने में? 46 में। बिस्तर को 46 में बेचने पर 5 यूनिट का प्रॉफिट होता, तो बिस्तर का सीपी क्या रहा होगा? 41 रहा होगा कि नहीं? है ना? कॉस्ट प्राइस 41 पे 5 का प्रॉफिट होगा, तभी तो बिस्तर 46 में बिकेगा। तो 41 पे 5 का प्रॉफिट है, परसेंटेज में कितना? 100%। ये आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। 500 को 41 से भाग देंगे, 41 एकम 41, बचेगा 9 जीरो, है ना? तो 41 दूनी 82, तो अप्रोक्स 12 पॉइंट समथिंग आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तीसरा। आगे चलेंगे। 250 का कितना परसेंट 700 होता है? है सचिन? 250 का कितना परसेंट 700 है? 250 का बेस क्या है? बेस है 250। 250 का कितना परसेंट है 700? कितना परसेंट है भाई? गुणा 100% ही है। बताओ कितना आ गया? 280। खत्म। देखो पेपर में कुछ सवाल ऐसे टुच्चे भी आएंगे, ठीक है ना? हर सवाल टफ या मुश्किल नहीं आएगा। ये बताइए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। चलिए जल्दी से करके बताओ क्या उत्तर है। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय पर पॉइंट एक्स से चलकर पॉइंट ए से 90 किलोमीटर दूर बिंदु तक एक साथ पहुंचते हैं, ठीक है जी? ओके। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज्यादा है, यह भी बोला है। हालांकि रास्ते में बीच के स्थान पर रुकते हुए उसके 12.5 मिनट खर्च हुए। बाइक की गति क्या है? एक सेकंड। द ट्रेन स्पीड इज 50% फास्टर देन द बाइक, हाउएवर इट स्पेंड, इट यानी कि किसके बारे में बोला गया? ट्रेन के बारे में ना। ट्रेन के 12.5 मिनट जो है रास्ते में खराब हुए, तो आपसे पूछा बाइक की स्पीड क्या है? बताओ बच्चों, गजब सवाल। ये यहां आएगा। अब बताओ, मान लीजिए मेरे प्यारे भी, बहुत गजब सवाल है, दिमाग लगाना है इसमें। यह है पॉइंट एक्स, यह है पॉइंट एक्स। अब पॉइंट एक्स से एक बाइक और एक ट्रेन एक ही साथ चलना शुरू करते हैं, है ना? एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय पॉइंट एक्स से चलना शुरू करते हैं,
और 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु है ए, है ना, और बिंदु ए तक एक साथ पहुंचती हैं। यानी कि रेलगाड़ी भी पॉइंट एक्स से ए जा रही है, ट्रेन भी, है ना, और हमारी बाइक भी जो है पॉइंट एक्स से ए तक जा रही है, बाइक भी, रेलगाड़ी भी और बाइक भी, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया पॉइंट एक्स से और एक साथ बिंदु ए तक पहुंचे। यही सवाल है। ट्रेन की गति बाइक से 50% ज्यादा है। ट्रेन की गति बाइक से 50% ज्यादा है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी कि बाइक की स्पीड 2 है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? यह ट्रेन और बाइक की स्पीड का रेशियो है। अब देखो, ट्रेन और बाइक दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर करी है, दोनों पॉइंट एक्स से लेके ए तक 90 किलोमीटर जा रहे हैं। अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इनकी स्पीड का रेशियो 3:2 है, तो इनको लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होना चाहिए? 2 रेशियो, यानी कि ट्रेन को समय कम लगना चाहिए, बाइक को समय ज्यादा लगना चाहिए। लेकिन सवाल में क्या कहा गया? सवाल में तो कहा गया कि ट्रेन और बाइक दोनों एक साथ पॉइंट एक्स पर पहुंचते हैं, एक साथ पॉइंट एक्स से चलना शुरू करते हैं और इकट्ठे पॉइंट ए पर पहुंचते हैं, दोनों सेम टाइम में पहुंचे। ऐसा क्यों? जबकि ट्रेन को तो समय कम लगना चाहिए बाइक से। क्योंकि रास्ते में बीच की जगह पर रुकने पे ट्रेन के 12.5 मिनट खर्च हुए। लिखना चाहिए उसके की बजाय क्या लिखना चाहिए यहां पे? ट्रेन के। समझ ना? ट्रेन को बाइक से 1 यूनिट समय कब लगना चाहिए था? 1 यूनिट टाइम पहले ही ट्रेन पहुंच जानी चाहिए थी पॉइंट ए पर नहीं पहुंच पाई, क्योंकि रास्ते में क्या हुआ? ट्रेन 12.5 मिनट स्टेशन पे रुक रुक के आई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12.5 मिनट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12.5 मिनट है तो हम लोग ये कह सकते हैं, आपसे क्या पूछा? बाइक की स्पीड। तो बाइक को जर्नी में कितना टाइम लगा? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 37.5 मिनट। यानी कि मैं कह सकता हूं बाइक को पॉइंट एक्स से ए तक जाने में कितना समय लगा? 37.5 मिनट। घंटे में कितना लगा होगा? 37.5/60। ये आ गया, बताओ कितना होगा जी? ये डेसिमल से 0, ये जाएगा आपका 75 से। 75 चौका 300 होता है, तो 75 पंजे और 75 अट्ठे, 75 अट्ठे 600, यानी कि 5/8 घंटे। ये आ गया ना? तो हम ये कह सकते हैं, आपसे क्या पूछा है? बाइक की स्पीड। तो बाइक ने 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करी है कितने घंटे में? 5/8 घंटे में। तो बाइक की स्पीड आएगी 90/5/8। ये आ जाएगी ना? स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। 5 से 90 चला जाएगा 18 बार, 8 पहुंचेगा ऊपर, 18 अट्ठे 144। 144 किलोमीटर बाइक की स्पीड है। बताओ गजब सवाल है कि नहीं है? सवाल नंबर 20। 2295 मीटर की सर्कुलर रेस में सिद्धार्थ 85 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है, यश 45 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, अगर वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे? ये एक तगड़ा नया क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर नहीं है। सर्कुलर रेस है बच्चों। दो लोग जो है, मान लो जैसे एक सर्कुलर रेस है, ठीक है ना, यहां से 2 लोग दौड़ना शुरू करते हैं एक साथ। ठीक है जी, 2 लोग दौड़ेंगे 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 दौड़ेंगे, एक ऐसा समय आएगा मेरे प्यारे भी कि वो वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर एक साथ मिलेंगे, पर दोबारा से वही क्रम रिपीट हो जाएगा। यानी कि जिंदगी भर दौड़ते रहें अगर 2 लोग, तो कुछ ही पॉइंट है जहां पर वो बार बार मिलते रहेंगे, है कि नहीं? क्योंकि दौड़ना शुरू किया लोगों ने, एक समय के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर दोनों एक साथ मिलेंगे, फिर वहां से दोबारा वही क्रम रिपीट हो जाएगा, है कि नहीं? तो बार बार वो दौड़ते रहे, कुछ ही बिंदुओं पर मिलते रहेंगे। यही आपसे पूछा है कि परिधि पर ये अगर विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। समझ में आना बच्चे? तो ऐसे सवालों की डायरेक्ट ट्रिक होती है, ध्यान से सुनेगा। सिद्धार्थ अपना एक चक्कर लगाता है कितने सेकंड में? 85 सेकंड में, और यश 45 सेकंड में। तो ये जो समय दिया है, आप इस समय का क्या ले लीजिए? रेशियो, जितना कट सके उतना काट लो। किससे कट गई है? 5 से कट गया, 17:9। ये सिद्धार्थ और यश एक चक्कर मारने में जो समय ले रहे हैं, समय का रेशियो 17:9 है। इनकी स्पीड का रेशियो आएगा उल्टा 9:17। अगर स्पीड दी होती तो हम स्पीड का भी क्या ले लेते? रेशियो। ठीक है बच्चों, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, है ना, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं, तो वो एक दूसरे से 17 + 9 यानी कि 26 अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे।
कितने? 17 प्लस 9। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे होते, सवाल आता सेम डायरेक्शन ना, तो एक दूसरे से वो इनका डिफरेंस 17 माइनस 9 8 बिंदुओं पर मिलेंगे। ये ट्रिक है, इसकी डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। मैंने इसलिए बताया कि रेलवे कांस्टेबल, रेलवे एसआई दोनों में ये सवाल आया है। ठीक है ना बच्चों? तो यूपीएसआई वाले बिल्कुल पकड़ सकते हैं इसको। ठीक है बच्चे? तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है कि टाइम दिया हो या स्पीड दिया हो, आप उसका क्या ले लेंगे? रेशियो, है ना। ये एक चक्कर इतने 50 सेकंड में मारता है, 45 सेकंड में। फिर अपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर दो, सेम डायरेक्शन में माइनस। इतने पॉइंट्स पर ये मिलेंगे। खत्म। आगे चलते हैं। 21वां। एक दुकानदार के पास 3 अलग अलग क्वालिटी के तेल हैं। पहली क्वालिटी का कितना है? 598 लीटर। ठीक बच्चे? दूसरी क्वालिटी का कितना तेल है उसके पास? 644 लीटर। और तीसरी क्वालिटी का कितना तेल है? 667 लीटर तेल है। समान आकार की उन बोतलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें अलग अलग क्वालिटी वाले तेल को बिना मिलाए भरा जा सकता है। अब एक दुकानदार इनको बोतल में पैक करना चाहता है, तो पूछा कितनी कम से कम बोतल लगाऊं मैं, कितनी कम से कम बोतल इस्तेमाल करूं कि अलग अलग क्वालिटी का तेल अलग अलग बोतल में पैक हो। ऐसा नहीं कि उनको आपस में मिलाना पड़े। कम से कम बोतलों में मुझे तीनों क्वालिटी के तेल को पैक करना है। तो कम से कम बोतल तो तभी लगेंगी कि जब बोतल का साइज मैक्सिमम लिया जाए, बड़ी बड़ी साइज की बोतल ली जाए। और बोतल का साइज ऐसा भी लेना है कि आपस में कुछ मिक्स ना हो, यानी कि एक ऐसी संख्या ढूंढो जो बड़ी से बड़ी भी हो और इन तीनों को डिवाइड भी करती हो। ठीक है ना? डिवाइड भी करती हो, यानी कि इनका एचसीएफ। बताओ इनका एचसीएफ कैसे आएगा? इनका एचसीएफ तो डिफरेंस लेते हैं ना बेटा, जहां नियरेस्ट नंबर दिखे वहां डिफरेंस लो। क्या आएगा यहां पे? 23। या तो एचसीएफ 23 होगा या 23 का कोई फैक्टर। क्या ये नंबर 23 से कट रहा है? ये 23 से, ये भी कट रहा है। 23 दूनी 40, 23 निम्न 207, ये भी कट रहा है। सब नंबर 23 से कट रहे हैं, यानी कि यही क्या आ गया? बोतल का साइज 23 लीटर। ये एचसीएफ आ गया। 23 लीटर की बोतलें लेनी पड़ेंगी। लेकिन ये नहीं पूछा, बोतल का साइज नहीं पूछा, पूछा कितनी बोतल चाहिए। अगर 598 लीटर तेल को पैक करना है तो कितनी बोतल चाहिए? 598 बटे 23, 23 लीटर की। तो 23 दूनी 40 और 23 छिक्का 138, यही है ना। 644 को पैक करने में कितनी बोतल चाहिए? 23 दूनी 40 और 23 अट्ठे 184। यहां कितनी बोतल चाहिए? 23 दूनी 40 और 23 निम्न 207। ये कितना आ गया मेरे भाई? 28 19 57 और 26 कितना आ गया? 83। ठीक है, 83 बोतल। देखो इस लेवल की आपको तैयारी चाहिए। यूपीएसआई में कंपटीशन बहुत है ना, क्योंकि इसमें बच्चा ना कई साल खुद को तैयार करता है ना। 2021 में जो बच्चे नहीं सफल हो पाए वो भी इस बार जो है देंगे अटेम्प्ट। और बहुत से बच्चे सोचते हैं कि 3-4 महीने में है, 2 महीने पढ़ा और यूपी है दरोगा बन के उगाही शुरू। ऐसा नहीं होता भैया। ठीक है जी? तो अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आगे उत्तर प्रदेश सिपाही की कांस्टेबल की भर्ती आ रही है, आप उसके लिए सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच समाप्त हो चुका है, इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी। एक बार तो ढंग से पढ़ लो, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत पढ़ के नौकरियां नहीं लगती हैं। ठीक है ना? कंप्लीट सिलेबस सभी टीचर्स की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना? आइए सवाल नंबर है आपके सामने 22। बताओ 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को 15-45 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर 30 मिनट में टैंक खाली कर सकता है। पी को 1 मिनट के लिए खुला रखा जाता है, उसके बाद क्यू को 1 मिनट खुला रखा जाता है, फिर आर को 1 मिनट खुला रखा जाता है। तो टैंक भरने तक इस पद्धति को दोहराया जाता है। टैंक को भरने में कितना समय? यह सवाल है। गजब क्वेश्चन है कि नहीं सचिन? अल्टरनेट वाला है। देखो 3 पाइप है, पी क्यू और आर। आर स्पेशल है, खाली करने वाला पाइप। पी एक टैंक भर सकता है कितने मिनट में? पी 15 मिनट में टैंक भर सकता है। क्यों? क्यू टैंक भर सकता है 45 मिनट में, और आर खाली कर सकता है 30 मिनट में। तो हमने 15 45 30 का एलसीएम क्या होता है? 90। मान लिया बच्चों जो हम टैंक भर रहे हैं, टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 90। तो पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 6। क्यू की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। और आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? माइनस का। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई। अब पहले 1 मिनट पी चालू रख करते हैं, है ना, यही बोला है। पहले मिनट पी खोला जाता है, फिर क्यू खोला जाता है, फिर पाइप आर को 1 मिनट के लिए खोला जाता है, और टैंक भरने तक यही चलता है प्रोसेस। पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर। तो पहले मिनट पाइप पी भरेगा कितना? 6 यूनिट।
दूसरे मिनट पाइप क्यों भरेगा 2 यूनिट, और तीसरे मिनट पाइप आर खाली करेगा 3 यूनिट। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि हर 3 मिनट में कितना टैंक भरा जाएगा बताओ। 6 + 2 8, 8 - 3 5, हर 3 मिनट में 5 यूनिट टैंक भरा जाएगा। और हमें टैंक भरना कितना है टोटल 90, हमें टैंक 90 यूनिट भरना है। तो 5 यूनिट टैंक भरा जाता है 3 मिनट में, तो 90 यूनिट टैंक भरने में कितना समय लगेगा, दोनों तरफ 18 से गुणा कर दो, 18 पंजे 90 यूनिट टैंक भरने में लगेगा 54 मिनट। जैसी आप एक करोगे यही ब्लेंडर होगी। आधे बच्चों को नहीं पता, सिलेबस पूरा उनका, सिलेबस पूरा दरोगा के डंडा लेके तैयार, लेकिन उनको ये नहीं पता। ठीक है जी, प्रॉब्लम क्या है कि भैया 90 मिनट से पहले ही टैंक भर जाएगा बाबलो। 54 मिनट में भी टैंक भरेगा पूरा, लेकिन 54 मिनट से पहले ही टैंक भर जाएगा। टैंक को भरने में कितना समय लगेगा 54 मिनट से पहले ही। कैसे, सुनिएगा बच्चे। जब आप 18 से गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो जो आखिरी का मिनट होगा लास्ट 54 मिनट उसमें पाइप आर चालू रहा होगा, तो पाइप आर ने टंकी क्या करी होगी, खाली। हम क्यों चाहें कि लास्ट टाइम पे टंकी खाली हो, हम तो ये चाहेंगे कि लास्ट मिनट में जो है हमारा पॉजिटिव काम हो, केवल भरने वाला। इसलिए कभी भी ऐसे सवालों में जहां नेगेटिव एफिशिएंसी आती हो, कभी भी पूरा 90 यूनिट टैंक एक साथ मत भरवाइए, कभी भी पूरा 90 यूनिट टैंक एक साथ मत भरवाइए, है ना। ये कितना है 5 यूनिट, आप 90 में से 5 घटा लो, यानी कि आप 85 के करीब टंकी भरवाइए। कितनी टंकी भरवाइए 85 यूनिट टंकी। समझ में आना बच्चों, कभी भी आप 90 यूनिट टंकी डायरेक्ट मत भरवाइए, 90 से कम भरवाइए। समझ में आना बच्चों, तो 5 यूनिट टंकी भरने में लगता है 3 मिनट। अगर मैं दोनों तरफ 17 से गुणा कर दूं, 17 से, तो 17 तिया 51 मिनट में कितनी टंकी भरेगी, 51 मिनट में 85 यूनिट टंकी भरेगी कि नहीं सचिन। जिस तरीके से बच्चों आप ये कह रहे हो कि सर 90 मिनट में 90 यूनिट टंकी भर जाएगी 54 मिनट में, उसी तरीके से आप ये कहोगे कि सर 85 मिनट में 85 यूनिट टंकी कितने मिनट में भरेगी 51 मिनट में। हमने दोनों तरफ क्या कर दिया 17 से गुणा। इसका फायदा क्या, अब आपको ये पता चलेगा। अब 51 मिनट के बाद जैसे ही 52वां मिनट शुरू होगा, अगला मिनट शुरू होगा, कौन सा पाइप ओपन होगा, पी। और पाइप पी 1 मिनट में कितनी टंकी भरता है, पाइप पी 1 मिनट में 6 यूनिट टंकी भरता है। जबकि टंकी भरने के लिए बाकी कितनी है, केवल 5 यूनिट टंकी और भरनी है, और उसे कौन भरेगा, पाइप पी। पी 1 मिनट में 6 यूनिट भरता है, 1 मिनट में। तो 5 यूनिट टंकी को भरने में पाइप पी को कितना समय लगेगा, 5/6 मिनट। यानी कि पूरी 85 5 90 यूनिट टंकी 51 + 5/6, यानी कि 51 सही 5/6 मिनट में भर जाएगी। कोई दिक्कत, यानी कि आंसर क्या है इसका, ए ऑप्शन। ठीक है ना बच्चों, मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहां से क्या आगे बेटा, डीआई के सवाल। डीआई आ सकता है आपके पेपर में, हालांकि मुझे उतनी उम्मीद नहीं है कि डीआई आएगा, ठीक है, पर मैं आपको करवा रहा हूं, और आएगा तो बहुत आसान आएगा। सवाल क्या है, ग्राफ में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दो। क्या है भैया प्रश्न, ये बताएं नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन 5 डिफरेंट सेक्टर, PQRST सेक्टर हैं, उनमें इतने इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। और ये बताया रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय, PQRST सेक्टर में मेल और फीमेल एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या का क्या बताए, रेशियो, है कि नहीं सचिन, कि सेक्टर पी में मेल फीमेल की संख्या का रेशियो 5-9 है, क्यू में 8-7 है, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, पूरा प्रश्न पढ़ लिया। सेक्टर क्यू में पुरुषों की कुल संख्या और सेक्टर पी से महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर क्यू में पुरुषों की संख्या, सेक्टर पी में महिलाओं की कुल संख्या बतानी है। सेक्टर क्यू में कुल कितने लोग हैं, 750। सेक्टर क्यू में 750 लोग हैं, हमें देखने सेक्टर क्यू में पुरुष। तो सेक्टर क्यू में पुरुष कितने हैं, टोटल कितने में से, है ना, टोटल 15 में से 8 पुरुष है। ये आगे बेटा सेक्टर क्यू में पुरुष। सेक्टर पी में क्या बताने, महिलाएं। सेक्टर पी में कितने लोग हैं, सेक्टर पी में 700 लोग हैं। 700 टोटल एम्प्लॉय में से महिलाएं कितनी हैं, 9 महिलाएं। कितने में से, 14 में से। 14 में से कितनी महिलाएं हैं, 9 महिलाएं। कुल हो गया, टोटल जोड़ दो, यही है ना बच्चे। 15 से 750 कितनी बार,
50 बार, और 14 पंजे 70, 50। तो ये आ गया भैया 400 और 850 हो गया, 400 और 450, 850। इस सवाल का आंसर है कौन सा ऑप्शन है? सी। ये देखिए अगला, सेक्टर एस में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेक्टर एस में कितने लोग हैं? सेक्टर एस में 800 लोग हैं। 800 लोगों में सेक्टर एस में मेल फीमेल का रेशियो है 3:5 है ना। तो सेक्टर एस में पुरुष कितने हैं? 3 पुरुष हैं आउट ऑफ टोटल 8, यानी कि कितना हो गया ये? 300। 300 हो गए। ये बताइए बच्चे, सेक्टर आर में पुरुषों की संख्या, सेक्टर टी में महिलाओं की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सेक्टर आर में आपको क्या बताने? पुरुष। सेक्टर आर में कुल कितने लोग हैं? 900 लोग हैं। सेक्टर आर में मेल फीमेल का रेशियो कितना है? 4:5। तो 4:5 ही तो मेरे भाई 9 हो गया, यानी कि मैं कह सकता हूं 400 मेल और 500 फीमेल सेक्टर आर में। 900 को 4:5 में बांटोगे तो 900 में से सेक्टर आर में पुरुष कितने हो गए? 400। अब सेक्टर टी में देखने महिलाएं, सेक्टर टी में कुल कितने लोग हैं? 950। 950 में महिलाएं कितनी हैं? आउट ऑफ टोटल 850 लोगों में 8 पार्ट महिलाएं हैं। 850 नहीं, 950 है ना। सेक्टर टी में 950 लोग हैं। 950 लोगों में कितनी महिलाएं? 8 यूनिट। कितने? 11 8 19 में से कितना आ गया जी? ये 19 पंजे 95, तभी तो कटा ये 400। यानी कि रेशियो क्या आ गया इनका? फिर 1:1। ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत? चलो, इसी के साथ आज का टेस्ट समाप्त होता है। बहुत बढ़िया सवाल मैंने आपको कराए। चलो, एक आपके लिए होमवर्क भी है, जल्दी से सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो ये बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम के एंड टाइम में आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन, जो वैरायटी आपने नहीं पढ़ी है, उनको जो है समझने में आपको आसानी होगी। कैसा लगा आपको आज के सवाल में? उनका सॉल्यूशन सब समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं आपके 5 एग्जाम पेपर कराऊंगा। चलिए, धन्यवाद।